राघव भैया, ई का भैया हमरा देख के अनदेखा कर रहे हैं आप। अरे नहीं नहीं राजा बाबू, हम अनदेखी कहाँ कर रहे हैं। देखे सीधे सुरसुरा के चल गए। देखे हाँ, क्या हुआ, कहाँ एकदम हड़बड़ाए। हाँ, कुछ स्वास्थ्य वाला परेशानी आ गया है। क्या हो गया? अरे उस वर्षा वाली चाची, वर्षा वाली चाची के वर्षा वाली चाची हमको कही है कि उनकर पतोहू की तबीयत खराब है। अरे उधर उधर में कोई रोग है, अब उधर हमको समझ में आता नहीं है। ना जनाना रोग है। तो यानी आप हड़बड़ा करके जनाना रोग उधर है, तो आप यानी कहाँ जा रहे थे? तो वही सोच रहे थे कि किसी से पूछेंगे डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे। अच्छा, डॉक्टर को लाने जा रहे थे। तब वो बोली है कि कोई डॉक्टर अनुपम कुमारी आई हैं, कि उनका जाके पता करा। अनुपम कुमारी? अरे भैया, ये तो आप हमसे बड़ी की बात कर लिए है ना। जो है डॉक्टर अनुपम कुमारी को हम देखे हैं बगल के बगीचा में। अच्छा अच्छा। लेकिन वो देखिए बड़का डॉक्टर, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसा कीजिए कि जानकारी, हाँ उनसे जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन समय तो आपको बिंदेश्वरी चाची भेजी होंगी, सोनवर्षा वाली चाची डॉक्टर बिंदेश्वर की यहाँ। हाँ, डॉक्टर बिंदेश्वरी बाबू के बता रही थी। तो ऐसा कीजिए कि आप ना होता है तो चल जाइए वो डॉक्टर बिंदेश्वरी। अच्छा। और जा करके तत्काल वहाँ दिखा दीजिए। अच्छा। तो हम लोग पूछ लेंगे तो जानकारी हो जाएगी। अच्छा, तो हम जा रहे हैं डॉक्टर बिंदेश्वरी बाबू के यहाँ। तो जल्दी जाइए आप, है ना। ठीक है, जाइए। तो आप जाइएगा मत, आप हुए रहिएगा, मेरा इंतजार कीजिएगा, हम मिल के आ रहे हैं। अरे भाई, हम बोले ना हम रहेंगे, लेके जाएंगे कहाँ, वहाँ उनके साथ रहेंगे हम। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी जाइए और वहीं आइएगा बगीचा में, वो डॉक्टर साहब के साथ रहेंगे। जाइए। ठीक। मैं क्या है ना कि अभी मैं जा रहा था, तो तेजी से हमारे गांव में अनुज भैया है, वो तेजी से जा रहे थे। हम रोके, क्या बात है? तो बोले कि गांव में एक स्त्री को, सोनवर्षा वाली चाची है ना, ओकरा बहू के कुछ हुआ है, तो वही जा रहे हैं हम अथी में, क्या बोलते हैं। तो वही हम बोले कि ठीक है, आप आई हुई हैं तो कुछ जानकारी मिल जाए, है ना। देखिए आ ही गई। हाँ, अनु भैया वो बता रहे थे, यही हैं डॉक्टर अनुपम कुमारी, जिन्होंने बताया कि बगल में आई हुई हैं, जो स्त्री रोग पर समस्या है, स्त्री के बारे में बताया। सोनवर्षा वाली चाची के बहू की गड़बड़ी ना, पोतहू के, है ना। तो मैडम एक बात आई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री में कौन कौन सा रोग होता है, मैंने क्या क्या समस्या आती है स्त्री के शरीर में, तो उसके बारे में हम लोग को विस्तार से बताइए। क्या अनुज भैया जी बताइए, क्या क्या होता है? नमस्कार दर्शकों, मैं एक स्त्री रोग एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ और आज मैं इस पर चर्चा करने आई हूँ। स्त्री रोग को यदि हम क्लासिफाई करें, विभाजित करें, वो दो पार्ट में विभाजित हो सकता है। एक तो है कि प्रसव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, और दूसरा है गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम्स। तो अगर प्रॉब्लम की बात की जाए कि प्रसव से रिलेटेड लेडीज़ में क्या प्रॉब्लम ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली होती हैं, तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा कॉमन, जो ऑल ओवर इंडिया कॉमन है, ये एनीमिया, यानी महिलाओं में खून की कमी का होना। प्रसव के समय ये महिलाएं पहले से भी एनेमिक होती हैं, प्लस जब उनको प्रेगनेंसी होती है वो और भी एनेमिक हो जाती हैं। एनीमिया होने का कारण ये होता है कि वो अपने खान पान, इन सब चीज़ों पे ग्रामीण महिलाएं खास करके ध्यान नहीं दे पाती हैं, और सबसे पहले अदर्स को खिलाना और अपने ऊपर ध्यान न देना, ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरा है हाइपोप्रोटीनीमिया, यानी कि शरीर में एक तो हो गई हीमोग्लोबिन की कमी, दूसरी हो गई प्रोटीन की कमी जी। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस, बहुत तरह के हाई रिस्क प्रेगनेंसीज जो हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग को प्रेगनेंसीज़ को क्लासीफाई करते हैं कि वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन कौन से होते हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ में जैसे किसी महिला का ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, या फिर 35 साल से ऊपर की महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, वो ऑलरेडी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है बिकॉज उनकी एज ज़्यादा होती है प्रेगनेंसी के हिसाब से। और हम अगर बोले तो एनीमिया तो मैंने बताया ही कि जैसा कि प्रॉब्लम होता है। दूसरा हैमरेज की प्रॉब्लम, एंटीपार्टम हैमरेज, पोस्टपार्टम हैमरेज, मतलब ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसीज, ये सब तो हो गई ऑब्स्टेट्रिक से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब प्रसव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अगर गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात की जाए, अगेन एनीमिया वहाँ भी एक प्रॉब्लम है महिलाओं से, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। महिलाएं उतनी शिक्षित नहीं होती हैं कि उस बारे में बात नहीं करना चाहती हैं, अपनी हेल्थ को लेके वो खास करके इग्नोर करती हैं, बाकी सबों का ध्यान देती हैं बट अपने लिए इग्नोरेंस उनका होता है। तो एनीमिया वहाँ एक प्रॉब्लम है। दूसरा चीज़ है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं, जो पेशाब का रास्ता होता है, वहाँ पर महिलाओं में इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में।
उसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ होते हैं, उसके अलावा मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ग्रॉसली इन्हीं सब में हम क्लासिफाई करते हैं महिलाओं से होने वाले प्रॉब्लम्स को। अच्छा, मेंस्ट्रुअल से कहे मतलब माहवारी से। जी। तो मैडम एक बहुत बड़ी बात हम यहाँ जानना चाहेंगे का जी 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 जी। माहवारी को लेकर के गांव में बहुत सारी क्या कहेगा बातचीत होती रहती है कि माहवारी जो है, लड़कियां जनरली माहवारी से पहले बुखार में आ जाती है, छटपटा जाती है, या शुरू में जैसे माहवारी पहली बार हो गया है ना, तो पता चला कि लंबा समय नहीं हुआ है ना। तो थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए, रोग है, दर्द काहे होता है ना, और प्लस बुखार उखार काहे आ जाता है, होता है तो क्या उपाय है, कैसे उन दिनों ख्याल हाँ, रखें। बचाव किया जा सकता हाँ। है। विशेषज्ञ के तौर पे यदि माहवारी के से संबंधित समस्याओं की यदि हम बात करें, तो माहवारी का होना ये बिल्कुल नॉर्मल है, फिजियोलॉजिकल है। आपके शरीर में ये चीज़ होना नहीं होना एबनॉर्मल है। अच्छा। माहवारी होना इज़ वेरी नॉर्मल कि आप को माहवारी यदि हो रही है, 10 से 13-14 साल में यूजुअली महिलाओं को माहवारी होती है। अब तो खास थोड़ा अर्ली एज हो गया है, 11-12 साल में भी हो जाता है। उसको मेनार्की बोला जाता है। जब महिला का मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है तो वो उसको हम लोग एक टर्म देते हैं, वो है मेनार्की। अच्छा, पहले पहल जो हुआ। जी। जी। तो जब भी महिलाओं को माहवारी पहली बार आती है, बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। खास करके आपके घर में जो आपसे ज़्यादा एज की जो महिलाएं हैं, जी। उन लोगों को खास करके अपनी बेटियों को या छोटी जो लड़कियां रहती हैं उनको इस बारे में ज़रूर बताना चाहिए। आपको उनको एजुकेट करना चाहिए कि देखिए ये माहवारी जो आ रही है वो बहुत ही नॉर्मल है। माहवारी के समय किस तरह से ध्यान रखना चाहिए अपना, कैसे साफ़ सफाई में को रखना, खास करके माहवारी के समय ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके महिलाएं छोटे उम्र की लड़कियां जो होती हैं उनकी माता स्पेशली इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए कि अपनी बच्चियों को इस बारे में ज़रूर से बताएं। हेजिटेट नहीं करें, आपको उस बारे में चर्चा नहीं करनी है, ऐसे नहीं, आपको ज़रूर से उन्हें बतलाना है, वरना उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ जो है वो नॉर्मल है। नॉर्मल फिजियोलॉजी है आपकी बॉडी का कि जिसमें हर महिला को माहवारी आनी चाहिए। अब है कि माहवारी के बारे में बताना चाहिए कि हाँ, ये 3 से 5 दिन रहता है। हर महीने आपको 28 से 30 दिन के अंतराल पे आता है महिलाओं को। 3 से 5 दिन का जो पीरियड जब महिलाओं को माहवारी आती है तो उसमें आपको दर्द हो सकता है। कई बारी बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है, तो जिसके लिए भी होता है कि आपको कुछ दवा लेनी पड़ती है। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी छोटी जो लड़कियां होती हैं उन्हें घबराना नहीं चाहिए। इस चीज़ से उन्हें समझना चाहिए कि आपकी बॉडी का ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। उस माहवारी के समय कभी भी आपको ये सब जो सलाह जैसा कि हाँ, आपने बताया कि गंदा कपड़ा। हाँ। तो उन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए, मतलब अवॉइड करना है मैडम। हाँ बिल्कुल उसको अवॉइड करना है, उनको नहीं यूज़ करना है। आपको जितनी सफाई आप नॉर्मल डेज में मेंटेन करते हैं उससे ज़्यादा आपको ड्यूरिंग माहवारी मेंटेन करना है, क्योंकि आपका नहीं तो फिर बच्चेदानी में इन्फेक्शन जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हमेशा आपको साफ़ सुथरा, अगर आप कपड़ा, वैसे तो हम लोग विशेषज्ञ के तौर पे कपड़ा यूज़ करने के लिए नहीं बोलते हैं, मगर यदि आप कपड़ा यूज़ कर रही हैं तो बिल्कुल साफ़ सुथरा कपड़ा यूज़ करना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे सैनिटरी पैड्स आ गए हैं जो कि आपको यूज़ करना चाहिए। सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी हर जगह सैनिटरी पैड्स दिए जाते हैं उस उम्र की लड़कियों को, तो वो आपको यूज़ करना चाहिए। और यदि कोई आपको ज़्यादा समस्या लग रही है, अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं माहवारी में मुझे बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो रहा है, तो आपको फिर तुरंत किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। इधर उधर जो लोकल लेवल पे जो गांव देहात में अक्सर रहते हैं दवा देने वाले, उन लोगों से छोड़कर आपको एक विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए आपके उस प्रॉब्लम के लिए। एक बात यहाँ बड़ी अच्छी आई है अनुज भैया, हाँ। मैडम कही हैं कि माँ बाप को, यानी माँ को, हाँ। या जो करीबी महिलाएं हैं उसको बताना चाहिए। हाँ, लेकिन अब तो मैडम ये है कि खाली पति पत्नी बना के घर बनाते हैं। पहले का है नानी दादी सब एक घर में रहे तो कुछ हुआ तो समझा बुझा के, चाहे मामी है थोड़ा मजाक कर ली, चाहे भाभी है मजाक कर समझाती थी। अब तो है कि सब ब्याह हुआ अपना अलग हो जाता है, तो वैसे केंद्र में कैसे वो समझेगी वो बेचारी कि हमको गड़बड़ है कि सही है। दूसरी बात यह है कि ये कहा जाता है कि इन दिनों तुमको बाल नहीं धोना है, तुमको नहाना नहीं है, 3 दिन तक तुमको पूजा नहीं करना है, चूल्हा नहीं छूना है, तुमको खाली जो है चुपचाप सबसे किनारा अलग घर में रहना है।
अछूत की तरह। हाँ, अछूत की तरह। तो इस पर क्या कहना चाहिए, मैंने क्या है ये मैडम, ये सही काम है उसके साथ कि गलत काम है? नहीं, माहवारी के समय ऐसा व्यवहार उस बच्चे के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जी। उसको और उस समय खास करके जो होती हैं उन्हें ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मेंटल सपोर्ट ज़्यादा चाहिए होता है, मानसिक रूप से उन्हें ज़्यादा सहायता की ज़रूरत होती है। यदि आप उसे अलग थलग छोड़ देंगे तो वो, ये सबसे पहली बात है कि वो अपने प्रॉब्लम्स भी नहीं बताएगी आपको। वो खुद में सोचेगी कि मैं किसको बोलूँ अपने प्रॉब्लम को, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इन सब बातों में उसका ये रहेगा। दूसरा चीज़ है कि और जो न्यूक्लियर फैमिली वाली बात है। हाँ, न्यूक्लियर आपने जो बोला न्यूक्लियर फैमिली वाला, तो न्यूक्लियर फैमिली में एक प्रॉब्लम तो है कि डिस्कशन प्रॉब्लम्स का ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि केवल माँ रहती है और फादर रहते हैं। फादर अक्सर काम पे जाते हैं, माताएं भी ग्रामीण क्षेत्रों में तो माताएं नहीं काम पे जाती हैं, बट वो अब अदर तरह के कामों में व्यस्त रहती हैं, घरेलू काम में कर रही हैं, तो छोटी बच्चियों को जानकारी कम मिल पाती है। तो ख़ास तौर पे माँ का रोल मुझे इसमें सबसे ज़्यादा लगता है कि माँ को इसमें रोल निभाना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि स्कूल, जब आप पढ़ने तो जाती ही हैं, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ की हों चाहे जॉइंट फैमिली की हों, पढ़ने जब जाते हैं तो वहाँ पे जो लेडीज़ टीचर हैं, खास करके जो माहवारी से रिलेटेड, अब तो राज्य सरकार का ऐसा बहुत सारा कार्यक्रम है जिसमें खास करके स्पेशल जैसे कि विद्यालय में भी मैडम ऐसा कुछ व्यवस्था जी, सरकार ने दिया है कि बच्चियों के लिए विद्यालय में ही सैनिटरी पैड का हाँ, कुछ व्यवस्था किया जाए, सुविधा दिया जाए, सैनिटरी पैड्स का वितरण किया जाए। प्लस है कि माहवारी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको भी डिस्कस किया जाता है, वहाँ पे आपको सारी बातें वहाँ बताई जाती है। तो स्कूल एक बहुत अच्छा माध्यम मेरे अनुसार हो सकता है छोटी बच्चियों को इस रिगार्डिंग नॉलेज देने का। हम अब बात ये आती है कि महिलाएं जब वो हो गई गर्भ में आ गई है ना, तो गर्भ के समय जो बोले कि खून की कमी हो जाती है या ये होती है, उसका क्या ध्यान रखे उस समय, माने गर्भावस्था के दौरान, माने जब वो गर्भवती हो गई तो क्या ध्यान रखना चाहिए खास करके महिलाओं को, या खान पान की क्या सुविधा होनी चाहिए? जी हाँ। अगर गर्भवती महिलाओं की बात की जाए कि जैसे ही महिलाओं को पता चला कि वो गर्भ से हैं, तो सबसे पहले उनका नियमित रूप से जांच करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं को बहुत सारे प्रॉब्लम्स पहले से रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि खून की कमी और ये सब चीज़ें, तो आपको ज़रूर से किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करना चाहिए। गाँव के वैसे तो हर महीने विज़िट करना ज़रूरी होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऐसा बोला गया है कि मिनिमम 4 एंटीनेटल विजिट्स होना चाहिए। डॉक्टर के पास कम से कम आपको 4 बार ज़रूर से जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको लग रही है कि आपको प्रेगनेंसी है, बहुत बार प्रेगनेंसी आपके बच्चेदानी में ना होकर अगल बगल यानी अनयूजुअल लोकेशन पे रहता है। ट्यूब्स में बच्चा रुक गया, ओवरीज में रुक गया, पेट में रुक गया, तो वो एक बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन होती है। वो अगर जैसे ट्यूब अगर फट गई तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन होता है, जिसमें कि महिलाओं को अत्यंत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और कभी कभार उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे ही आपको प्रेगनेंसी हुई, आप ज़रूर से किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें। वहाँ पर जब आप जाओगे तो आपकी बहुत तरह की जांचें की जाएंगी, बहुत सारे वायरल मार्कर्स टेस्ट होते हैं, हेमोग्लोबिन की जांच होती हैं, आपकी पेशाब की जांच होती हैं, आपका ब्लड ग्रुप देखा जाता है। ब्लड ग्रुप, और यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि ब्लड ग्रुप जो है अपने आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि यदि कोई महिला RH नेगेटिव है, जैसे अगर किसी का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, B नेगेटिव, A नेगेटिव, AB नेगेटिव कुछ भी, तो नेगेटिव ग्रुप की महिलाओं का एक अलग तरह से उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है जिसको कि फॉलो करना चाहिए। तो वो सब चीज़ों का इनिशियली पता लगता है। उसके अलावा आपके यूरिन में शुगर की जांच, प्रोटीन की जांच, ये सब चीज़ें होती हैं। और जैसे भी आपको वो डॉक्टर जैसे भी आपको बोल रही हैं कि आपका जांच का सारा उन्होंने रिपोर्ट देख लिया, सब कुछ नॉर्मल बताया, फिर आप उनसे अपना डाइटरी एडवाइस पूछिए कि मैम हमको क्या क्या खाना है, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगी। आयरन रिच फूड खाना चाहिए, क्योंकि हेमोग्लोबिन में जो है ना वो आयरन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो जो भी आयरन रिच फूड है, जैसे कि पका हुआ केला रहता है, चना अंकुरित जो होता है वो लेना चाहिए, पालक वगैरह लेना चाहिए, गुड़ वगैरह लेना चाहिए। तो जो भी आयरन रिच फूड है वो आपको ज़रूर से खाना चाहिए, जिससे कि आपका हेमोग्लोबिन मेंटेन रहे। कम से कम 10 से ऊपर 11 से ऊपर होना चाहिए प्रेगनेंसी में हेमोग्लोबिन, तो वो चीज़ होना चाहिए। दूसरा चीज़ है प्रोटीन। हाइपोप्रोटीनेमिया जो भी मैंने पहले भी बताया कि हाइपोप्रोटीनेमिया विथ हाइपोप्रोटीनेमिया हम लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा कॉमन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल ओवर इंडिया।
तो हाइपोप्रोटीनीमिया यानी कि प्रोटीन की कमी, तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना चाहिए। अपने विशेषज्ञ से पूछें कि मुझे प्रोटीन रिच डाइट, क्योंकि महिलाओं को यूजुअली नॉलेज नहीं होता है कि किस में प्रोटीन है होता है, किस में कम प्रोटीन है। तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि हाँ ये सब चीज़ें हैं जिसमें कि आपको प्रोटीन रिच फूड खाएंगे तो आपकी एनीमिया और हाइपोप्रोटीनीमिया दोनों की प्रॉब्लम नहीं होगी प्रेगनेंसी में। दूसरा चीज़ है कि शुरुआती अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो अल्ट्रासाउंड जैसे मैंने बताया कि एक टॉपिक जो अननोन लोकेशन पे जो प्रेगनेंसीज होती हैं बचदानी के बाहर, वो हम लोग कैसे पता लगाते हैं। एक तो कि सिम्टम्स होते हैं, जैसे उस तरह की महिलाएं अगर पेट दर्द कंप्लेन कर रही हैं कि मुझे लोअर साइड एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग आ रही है, तो वो सब चीज़ों से सिम्टम्स यानी कि उनके लक्षण जो होते हैं उससे एक तो अनुमान लगाया जाता है। दूसरा, अगर उसको कंफर्म करना होता है तो हम लोग इनिशियली शुरुआती दौर में एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड से पता लगता है कि हाँ बच्चा जो है बचदानी में है या किसी अननोन लोकेशन, अनयूजुअल लोकेशन पे है। वो एक चीज़ होगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरू के 3 महीने में ये चीज़ ज़रूरी होता है। अच्छा, इस समय कोई टीका भी लगाते हैं, सुइया भी लगाते हैं? जी, प्रेगनेंसी के समय हम लोग टेटनस का टीका लगवाना ज़रूरी रहता है। कितना दिन के अंदर? कम से कम 2 टीका लगाना चाहिए। पहला टीका यूजुअली हम लोग 12 हफ्ता के बाद लगाते हैं और दूसरा टीका, पहला टीका जब भी आपको लगा है उसके 4 हफ्ते के अंतराल पे दूसरे टीकों को लगाया जाता है। कोई महिला यदि ये पहली बार यदि कोई गर्भवती हुई है, कोई महिला यदि गर्भवती हुई हैं दूसरी बार जी। और 3 साल के अंदर में सपोज वो गर्भवती हो गई हैं, तो फिर 2 टीके लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका टिटनेस का एक ही टीका लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, हाँ भैया क्या? अच्छा मैडम, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब महिलाएं हैं, पीड़ित महिलाएं हैं, उनके लिए जब प्रसव काल से जब वो गुजरती हैं तो क्या सरकार क्या इसके लिए भी कोई व्यवस्था दी गई है क्या? जी, हमारी सरकार ने प्रसव के लिए महिलाओं के लिए खास करके बहुत सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। बहुत सारा आपका नेशनल प्रोग्राम्स, राज्य सरकार का भी बहुत सारा प्रोग्राम्स चलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर गांव में एक आशा वर्कर होती हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट बोलते हैं, वो सरकार की तरफ से होती हैं। वो आशा वर्कर डोर टू डोर विजिट करती हैं। जो भी प्रेगनेंसी वाली, उनको ये बोला हुआ रहता है कि जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको सबसे पहले तो उन्हें रजिस्टर करना होता है कि हाँ ये महिलाएं जो हैं वो प्रेगनेंसी के थ्रू हैं। उसके बाद में भी प्रेगनेंसी में उनको फॉलो करना होता है कि महिलाएं अपना चेकअप करवा रही हैं कि नहीं, प्रॉपर डाइट ले रही हैं या नहीं। तीसरी चीज़ है कि उनको स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुँचाना। होम डिलीवरीज अब बिल्कुल भी सरकार की तरफ से बोला जाता है 100% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, यानी 100% महिलाएं जो हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिलीवरी कराएं स्पेशलिस्ट की निरीक्षण में। तो आशा वर्कर का यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है, चूँकि वो गांव की यूजुअली उस गांव की महिलाएं होती है तो ज़्यादा लोग कनेक्टेड रहते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन उनसे ज़्यादा फ्रीली बात कर सकती हैं, कनेक्टेड रहती हैं, तो उनसे अपने प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करती हैं। तो वो आशा वर्कर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर सकती हैं मेरी नज़र में प्रेग्नेंट लेडीज़ के केयर में। जब उन्होंने उसको स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचा दिया तो फिर तो वहाँ विशेषज्ञ रहते हैं जो कि आपकी हर तरह से जांच करेंगे। उसके बाद आपको टाइम टू टाइम एडवाइस देंगे। डिलीवरी के समय आपको अगर नॉर्मल डिलीवरी है या असिस्टेंस की ज़रूरत हो तो असिस्टेड डिलीवरी होती है। सिजेरियन सेक्शंस की अगर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो सिजेरियन सेक्शन की भी सुविधा हर स्वास्थ्य केंद्र पे अवेलेबल रहती हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। तो और दूसरा इसके अलावा भी सरकार की तरफ से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी बहुत दिए जाते हैं, जैसे कि आयरन के टैबलेट्स, फोलिक एसिड के टैबलेट्स, ये सब दिए जाते हैं ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। और एट द एंड मतलब प्रेगनेंसी के अंत में एक स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चा का माने जनन हो सके, अच्छा से रह सके। अच्छा, एक बात बहुत बड़ी आती है, गांव की महिलाएं ज़्यादातर बीमार देखी जाती हैं। तो उसमें क्या है, गांव की महिलाएं 2 बजे 3 बजे खाएगी, काहे अब सब खा लेगा तब हम खाएंगे, है ना भाई, पति के बिना कैसे खाएंगे। अब पति कहीं से खा पी के भी आए तो लेट खाए। ये बताइए, सबसे बड़ा अहम कारण आपको क्या दिखता है, कौन कौन से कारण दिखते हैं इसके कारण गाँव की महिलाएँ माने बीमार रहती है? ऐसा क्योंकि आप हैं तो आपके पास ऐसे आती होंगी जो आपको पता चलता है, ये हम लोग को बताइए। जहाँ तक मुझे लगता है कि हमारे भारतवर्ष में के गाँवों की महिलाएं जो हैं वो सब अपने को छोड़कर बाकी सब पे वो ध्यान देती हैं। वो अपने बच्चे पे ध्यान देती हैं, वो अपने हस्बैंड पे ध्यान देती हैं, अपने इन लॉज पे ध्यान देती हैं, बट अपने ऊपर जो उनका ध्यान होना चाहिए वो अपने ऊपर नहीं देती हैं। जैसा कि आपने बोला कि खाना के में कि सबको खिला लेना है, उसके बाद खाना खाना है।
दिन में कम से कम 3 मेजर मील्स हर किसी का होना चाहिए कि आप सुबह में नाश्ता कर रहे हो, दोपहर में खाना खा रहे हैं और रात का खाना खा रहे हैं। यूजुअली ग्रामीण महिलाओं का सुबह का जो नाश्ता है वो मुझे नहीं लगता है मैक्सिमम महिलाएं नहीं ही ले पाती हैं। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण उनका शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, और जब आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो आपका जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, यानी इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, वो भी कम हो जाता है। तो जब आपके रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी तो बट नेचुरल है कि डिजीज़ आपको ज़्यादा अफेक्ट करेगा, आप बीमार दिखेंगे। और मेजर कारण तो मुझे लगता है न्यूट्रिशन का नहीं लेना और इग्नोरेंस अपने प्रति ध्यान नहीं देना। एक चीज़ जानना चाहेंगे कि महिलाएं गांव में आजकल अंगीठी पर खाना बना देती हैं, तो उससे भी कोई बीमारी का चांस रहता है? जैसे धुआं वगैरह निकलता है मैडम, तो उससे क्या उनको दिक्कत हो सकती है या क्या परेशानी? संक्षेप में हम लोगों को बताया जाए। जी, अंगीठी पे जो खाना बनाते हैं उससे धुआं निकलता है। वो धुआं एक तो आपकी आईज़ के लिए भी हार्मफुल होता है, कभी आँखों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स उससे हो सकते हैं। दूसरा चीज़ है सांस लेने की तकलीफ़ भी बहुत सारे लोगों को उससे हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मफुल गैसेस भी उससे निकलते हैं। तो अंगीठी पर खाना बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। यूजुअली प्रधानमंत्री की तरफ से ये गैस सिलेंडर की व्यवस्था तो की गई है, हर गांव में इस तरह की व्यवस्था की गई है। तो कोशिश करें कि गैस सिलेंडर का यूज़ करें, अंगीठी पे खाना कम बनाएं। दूसरा चीज़, उससे आप अंगीठी पे यदि खाना नहीं बनाओगे तो अपने लिए तो आपके अच्छा है ही, साथ ही आपके एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है कि। तो बहुत अच्छी जानकारी आप दी हमारे कार्यक्रम में। अभी हमारे प्यारे गांव घर के दर्शक गण जुड़े हुए हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं गांव घर की महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप भगवान का किया हुआ एक ब्यूटीफुल क्रिएशन है। आप स्वास्थ्य को ही अपना गहना समझें और अपनी स्वतंत्रता को अपना उपहार समझें भगवान की तरफ से। तो आप जो भी प्रॉब्लम्स हो उनको ज़रूर से डिस्कस करें, जब भी ज़रूरत हो। और फैमिली मेंबर में भी खुल के बताएं। हाँ जी, फैमिली मेंबर्स को भी अपने प्रॉब्लम्स को ज़रूर से बताएं। और मैं फैमिली मेंबर्स को ये बोलना चाहूँगी कि यदि महिलाओं को जब भी कोई समस्या होती है तो आप ज़रूर उनके प्रॉब्लम्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करें और उन्हें जल्द से जल्द उनके रोग से संबंधित जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे ले जाकर ज़रूर से दिखाएँ, ताकि महिलाओं को भी अच्छा फील हो सके। जी, तो आप धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आई, हम बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को। अनुज भैया, तो अब जो है हमारे दर्शकगण जुड़े हैं, तो कुछ हम बोले तो दर्शक लोग बोलेंगे उधर से, तो पता लिखा दीजिए ना। पता आप ही लिखा दीजिए। ठीक है। तो प्यारे दर्शकों, अगर आप हमें कोई भी सुझाव देना चाहते हैं कार्यक्रम से संबंधित, तो हमारा पता आपके समक्ष है। कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000। साथ ही हमारा ईमेल आईडी भी है, अगर आप हमें ईमेल के जरिए सुझाव देना चाहते हैं तो directordkpatna@gmail.com। और इसी के साथ प्यारे दर्शकों, हमें अनुज भैया को और मैडम को दीजिए विदा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले अंक में किसी खास विषय के साथ। तब तक क्या अनुज भैया, लोकगीत का आनंद, तब तक लोकगीत का आनंद लें आप लोग। जी, प्रणाम, नमस्कार। कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा, कही के न बैरी रे सजनवारा, बैरी रे सजनवारा, और बैरी रे सजनवारा, कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा, कही के न गईले मोरा बैरी रे सजनवारा, कही के न गईले। धैलेती पैया सखी करती भी नहीं
धैलेती पैया धैलेती पैया धैलेती पैया सखी करीती बिनैया उनके मनैती के केवनो उपैया जानती जो छोड़ जाइए हो जानती जो छोड़ जाइए सैया जी भवनवारा कही के न गैल मोरा कही के न गैल मोरा बैरी रे सजनवारा कही के न गैल मोरा बैरी रे सजनवारा कही के न गैले